बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ पैराथायरॉयड ग्लैंड फार्माकोलॉजी बोलने वाला था पैथोलॉजी। तो इस वीडियो के अंदर हम पैराथायरॉयड ग्लैंड की पैथोलॉजी को कवर करने वाले हैं। लेकिन आपको पता है कि किसी भी सब्जेक्ट की पैथोलॉजी पढ़नी है तो फिजियोलॉजी तो पढ़नी पड़ती ही है। तो अगर आपने इसकी फिजियोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़नी है तो आपको हमारे चैनल के ऊपर एंडोक्राइन फिजियोलॉजी के अंदर प्लेलिस्ट वाली मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे देख लेना पैराथायरॉयड ग्लैंड की फिजियोलॉजी। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ पैराथायरॉयड ग्लैंड की पैथोलॉजी को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो पैथोलॉजी पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत आपको फिजियोलॉजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। एनाटॉमिकल ओवरव्यू आई थिंक ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको फंक्शनल ओवरव्यू आना चाहिए फिजियोलॉजी के ना। तो आपको पता है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है पैराथायरॉयड हार्मोन को प्रोड्यूस करना। जो पैराथायरॉयड हार्मोन होते हैं वो कैल्शियम की हीमोस्टेसिस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। कैल्शियम की हीमोस्टेसिस को कंट्रोल करते हैं। जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उसका नाम है पीटीएच, जिसका मेन फंक्शन है ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा देना। और जब ब्लड का कैल्शियम लेवल कम होता है, ठीक है, तो जब कैल्शियम लेवल कम होगा ब्लड के अंदर तो वो पैराथायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करवा करके वो पीटीएच प्रोड्यूस करता है। फिर ये पीटीएच कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा और फिर ये नेगेटिव फीडबैक वाले मैकेनिज्म के जरिए पीटीएच की सिक्रीशन को कम कर देगा। और यहाँ पे जिस कैल्शियम की मैं बात करने वाला हूँ वो बायोलॉजिकली एक्टिव है, वो फ्री आयोनाइज्ड फॉर्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो फिजियोलॉजिकली एक्टिव होता है। ठीक हो गया। अब ये किस तरह से बढ़ाता है, किस क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं वो थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पीटीएच की बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको मैं यहाँ से एक स्केच बना देता हूँ। पीटीएच, तो पीटीएच पहला बात क्या करता है, रीनल के ऊपर क्या करता है, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है रीनल के ऊपर, ठीक है। तो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी किडनी के ऊपर, ठीक है, ओके। दूसरी तरफ किडनी के अंदर ये विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म को बना देता है। विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म ज़्यादा बन जाएगी तो वंस अगेन वो कैल्शियम लेवल को कंजर्व करने की कोशिश करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो मजीद आगे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। तो वंस अगेन क्या होगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, ठीक है, इंटेस्टाइन, ठीक है। नॉर्मली किडनी के अंदर ये फंक्शन होता है और फिर वो इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है विटामिन डी कैल बाइंडिंग के जरिए। इसके अलावा और पीटीएच का एक और फंक्शन भी है कि फॉस्फेट की एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है। तो ये फॉस्फेट की एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से क्या होगा, फॉस्फेट यूरिया हो जाएगा, ठीक है, फॉस्फेट, ठीक हो गया, ओके। अब होता क्या है, जब यूरिन के अंदर फॉस्फेट की एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी तो सीरम फॉस्फेट कंसंट्रेशन कम से कम होगी। जब सीरम फॉस्फेट कंसंट्रेशन कम से कम होगी तो वो कैल्शियम के साथ बाइंड नहीं करेगा। जब वो कैल्शियम के साथ बाइंड नहीं करेगा तो उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिव या फ्री आयोनाइज्ड फॉर्म ज़्यादा हो जाएगी। और इसके साथ बोन के ऊपर क्या करवाता है, बोन के ऊपर ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी के ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, बोन की रिजॉर्प्शन ज़्यादा होगी। बोन की रिजॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो फिर फाइनली होता क्या है, फाइनली होगा क्या कि ये क्या कराएगा, सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा। तो ये सारे पूरे मैकेनिज्म आपने देख लिए, ओके। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो पैराथायरॉयड ग्लैंड की जो पैथोलॉजी थी उसको दो में कवर किया था, हाइपर और हाइपो। हाइपर की भी दो टाइप्स होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मेन कॉज एडिनोमा नोडुलर हाइपरप्लेजिया कार्सिनोमा होता है। सेकेंडरी का रीनल फेलियर, जिसके अंदर विटामिन डी की फॉर्मेशन कम से कम होती है, कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, आपको पैराथायरॉयडिज्म चलाने की जरूरत पड़ जाती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड की एक्टिवेशन करवानी पड़ती है, ठीक है। और दूसरा आपको हाइपोपैराथायरॉयडिज्म बताया था, सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। इसके अंदर जो पीटीएच की एंड ऑर्गन के ऊपर रेजिस्टेंस आ जाती है। सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को। तो हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इसके अंदर मेन कॉज क्या होगा, इसके अंदर मेन कॉज क्या होगा कि पीटीएच की क्या हो गया, पीटीएच का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो गया। और पीटीएच के लेवल ज़्यादा होने की आगे मजीद इसको 3 में डिवाइड कर देते हैं। अभी नीचे पीछे तो मैंने 2 में किया था ना, लेकिन इसको 3 में कर लिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। प्राइमरी के अंदर क्या होगा, प्राइमरी के अंदर जो मेन मसला होगा वो एंडोजीनस, यानी जो मेन मसला होगा वो पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर पड़ा हुआ होगा। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड की पैथोलॉजी होगी और इसमें आपको क्या देखने को मिल सकता है, पैराथायरॉयड की इसके अंदर क्या हो सकता है कि नॉर्मली ज़्यादातर केसेस के अंदर 80 से लेकर 95% केसेस के अंदर एडिनोमा होता है और जो 5 से लेकर 10% केसेस के अंदर प्राइमरी हाइपरप्लेजिया होता है, ठीक है, प्राइमरी हाइपरप्लेजिया होता है, ठीक है, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरीली होता है हाइपरप्लेजिया और ये भी डिफ्यूज हो सकता है या नोडुलर हो सकता है। तीसरा होता है पैराथायरॉयड कार्सिनोमा, जो कि 1% केसेस के अंदर आपको देखने को मिलता है, पैराथायरॉयड कार्सिनोमा, ओके। अब जो सेकेंडरी वाला, सेकेंडरी ये क्या होता है, कंपनसेटरी हाइपर सिक्रीशन होती है।
क्योंकि इस केस के अंदर जब प्रोलॉन्ग हाइपोकैल्सीमिया होगा, जब किसी सिचुएशन की वजह से ब्लड का कैल्शियम लेवल कुछ ज़्यादा अरसे तक कम रहेगा, तो ज़्यादा सिक्रीशन होगी पैराथायरॉइड ग्लैंड की, ठीक है, या पैराथायरॉइड हार्मोन की। तो इसकी वजह से जो मेन कॉज होता है इसका वो होता है क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है। क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह से प्रोलॉन्ग हाइपोकैल्सीमिया होगा और उसकी वजह से सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो सकता है। टर्शियरी के अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी परसिस्टेंट हाइपर सिक्रेशन होती है, ठीक है, लेकिन ये ऐसा होता है जब आप प्रोलॉन्ग हाइपोकैल्सीमिया को क्या करते हैं, आप ट्रीट कर देते हो, ठीक है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जब प्रोलॉन्ग हाइपरकैल्सीमिया है, इसको आप ट्रीट कर देते हो, ठीक है, ठीक कर दिया। मिसाल के तौर पर किसी का रीनल ट्रांसप्लांटेशन हो गई, तो ठीक करने के बावजूद फिर भी आपको जो हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलता है, ठीक है, और उसकी मेन वजह हाइपर सिक्रेशन और पीटीएच होता है, तो उसको बोलते हैं टर्शियरी। तो टर्शियरी के अंदर ट्रीटमेंट के अंदर मसला आ गया, सेकेंडरी के अंदर ट्रीटमेंट नहीं किया तब मसला आ गया, और प्राइमरी के अंदर कोई ना कोई कैंसर आ गया, ठीक है। तो वन बाय वन हमने इसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, फिर हम स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी, और टर्शियरी को ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया, ठीक है, तो हम सेकेंडरी टर्शियरी को भूल जाएंगे, सेकेंडरी तक ही हम रहेंगे। तो प्राइमरी को स्टार्ट करते हैं। तो प्राइमरी के अंदर मेन मसला या तो एडिनोमा हो सकता है, मेनली 90% केसेस के अंदर, बाकी 5 से लेकर 10% केसेस के अंदर प्राइमरी हाइपरप्लेजिया जो कि डिफ्यूज या नोड्यूलर भी हो सकता है, और लास्ट है पैराथायरॉइड कार्सिनोमा, ठीक है। तो ज़्यादातर केसेस के अंदर क्या होता है, पैराथायरॉइड एडिनोमा होता है, और इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं स्पोरेडिक एडिनोमा, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। तो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के अंदर मेजरली क्या होता है, स्पोरेडिक एडिनोमा होता है। स्पोरेडिक का वर्ड यूज़ होता है इरेगुलर स्कैटर्ड वगैरह के लिए, ठीक हो गया। और उस स्पोरेडिक एडिनोमा को काज कराने वाली बेसिकली 3 मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि न्यूप्लेजिया के अंदर आपने क्या कराना है, म्यूटेशन करवानी है ऐसे जीन के अंदर जो सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, सेल की डिवीजन को कंट्रोल कराते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए वैसे यहाँ पर 2 मॉलिक्यूलर डिफेक्ट लिखे हुए हैं जो कि स्पोरेडिक करवा देते होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 3 बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि क्या मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म होगा जो कि पैराथायरॉइड का एडिनोमा करवा देता होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रोटीन जिनको बोलते हैं साइक्लिन्स बोलते हैं, ठीक है, साइक्लिन डी होती है। तो साइक्लिन जो डी होती है इसके जीन के अंदर इन्वर्जन आ जाती है, और इस इन्वर्जन की वजह से साइक्लिन D1 प्रोटीन की एक्सप्रेशन हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसके जीन के अंदर क्या होगी, इन्वर्जन होगी, उल्टा हो जाएगा, और उस इन्वर्जन की वजह से क्या होगा, इस जीन की ज़्यादा हाइपर एक्टिवेशन हो जाएगी, जिसको बोलते हैं गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, और गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की वजह से प्रोटीन ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगी। और आपको पता है कि जो साइक्लिन्स होती है सेल साइकिल को रेगुलेट करती होती है, तो साइक्लिन्स डी ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगी, तो फिर होगा क्या, तो सेल इतना ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर देगा, इतना ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर देगा कि वो न्यूप्लेजिया की तरफ जंप कर जाएगा। और जब हम जेनेटिक डिसऑर्डर को पढ़ते हैं तो जो इन्वर्जन होती है वो पेरीसेंट्रिक भी हो सकती है और पैरासेंट्रिक भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो इन्वर्जन होती है वो पेरीसेंट्रिक होती है, ठीक है, पेरीसेंट्रोमेरिक होती है। अब ये इन्वर्जन होती है किसके ऊपर, क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर होती है, क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर होती है। और इस इन्वर्जन की वजह से क्या होता है, इस इन्वर्जन की वजह से जो साइक्लिन डी है इसकी ज़्यादा एक्टिवेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक हो गया, इसकी ज़्यादा एक्टिवेशन होना शुरू हो जाती है, और सेल ज़्यादा प्रोलिफरेट करता रहता है, ठीक है। तो आपने साइक्लिन डी वाला रोल पहले आपने पढ़ना है, ओके, साइक्लिन D1 की इन्वर्जन होना। इसके बाद दूसरा मैकेनिज्म है MEN1 की म्यूटेशन है, ठीक है, ठीक है। अब जो ये वाला था, ये वाला मैकेनिज्म था, ये वाला तकरीबन कॉमन होता है 10 से लेकर 20% एडिनोमा वाले पेशेंट्स के अंदर। जो ये वाला मैकेनिज्म होगा, ये वाला होगा 30 से लेकर 35 तक, यानी ये ज़्यादा कॉमन है। और ये वाला होगा, ये इससे भी ज़्यादा, सॉरी, ये 70% केसेस के अंदर। तीसरा वाला, पहले MEN वाले को देख लेते हैं। इसके अंदर भी म्यूटेशन होती है, लेकिन म्यूटेशन होती है ट्यूमर सप्रेसर जीन की, और ट्यूमर सप्रेसर जीन नॉर्मली न्यूप्लेजिया को मिनिमाइज कर देती है, ठीक है। तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है। यहाँ पे गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन थी, और यहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है। और जब ट्यूमर सप्रेसर जीन की लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाएगी तो फिर क्या होगा, ट्यूमर सप्रेसर जीन अपने प्रोटीन को बनाना छोड़ देंगे, ठीक है। और जो ट्यूमर सप्रेसर जीन ये वाला MEN1 जीन है, ये 11q13 के ऊपर होता है, 11q13 के ऊपर पड़ा हुआ होता है, ठीक हो गया, ये वाला जीन। और अगर ये खत्म हो जाएगा ट्यूमर सप्रेसर जीन, तो फिर क्या होगा, सेल आहिस्ता आहिस्ता किसकी तरफ चला जाएगा, न्यूप्लेजिया की तरफ चला जाएगा, ठीक हो गया, ओके। तो कहते हैं कि इसके जो स्पेक्ट्रम होते हैं, इसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है वो दूसरे डिसऑर्डर से सिमिलर होती है, लेकिन अब इसको वहाँ पे कवर नहीं कर रहे। तीसरा जो कंडीशन है वो है C73, ठीक है, जो कि ये वाला जो जीन है एक प्रोटीन को इनकोड करता है। इस प्रोटीन का नाम है पैराफिब्रोमिन।
ये वाली क्या होती है, प्रोटीन म्यूटेट हो जाती है कितने कहते हैं 70% केसेस के अंदर, ठीक हो गया। ओके, स्पेसिफिकली जो न्यूप्लेजिया होता है पैराथायरॉइड का, और इसके अलावा ओसिफाइंग जा ट्यूमर होती है, उसके अंदर भी मसला क्रिएट कर देती होती है। ओके, तो ये मैकेनिज्म होते हैं स्पोरेडिक एडिनोमा पर। फिर स्पोरेडिक के बाद नेक्स्ट बारी आती है फेमिलियल की, और जो जेनेटिक सिंड्रोम होते हैं जो फेमिलियल पैराथायरॉयडिज्म एडिनोमा के साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो MEN1 मैन 1 मैन 2 और मैन 3 होते हैं, और मैन 4 सॉरी MEN1। तो स्पोरेडिक के अंदर ये वाले होते हैं, और उसके बाद फेमिलियल आते हैं। तो फेमिलियल के अंदर किस में मसला आता है, मैन यानी ज़्यादा आदमी हो गया 1 2 4, ठीक है, 1 2 का 4, ठीक है, 1 2 4 वाला, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने स्पोरेडिक एडिनोमा और फेमिलियल एडिनोमा को कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करूँगा मॉर्फोलॉजी को, क्लिनिकल फीचर्स को कवर कराने की। तो ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, ताकि आपका पैराथायरॉइड वाला टॉपिक पूरा का पूरा एट अ टाइम हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको अपने लाइक कर देना, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।